नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए रुक करते हैं खबरों का। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में मतगणना संपन्न होने को है। यहां डेमोक्रेट पार्टी उम्मीदवार जो बाइडेन और रिपब्लिक उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई कांटे की टक्कर में यह चुनाव बाइडेन कमला हैरिस की झोली में जाता दिख रहा है। इन सब के बीच सवाल उठ रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार नई बाइडेन प्रशासन के साथ काम करने को तैयार है। अमेरिका में भारत का मिशन दो महत्वपूर्ण लोगों विवेक एच मूर्ति और राज शाह के साथ जुड़ा हुआ था, जो इससे पहले ओबामा प्रशासन का हिस्सा थे। मूर्ति ने बाइडेन के अभियान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उनके प्रशासन में भी जगह बनाने की उम्मीद है। वहीं साल 2014 में मूर्ति ओबामा प्रशासन में सबसे कम उम्र के सर्जन जनरल बने थे। कई मुद्दों पर जबकि ट्रंप प्रशासन ने भारत के लिए खुला समर्थन छोड़ा है, ये पूछे जाने पर कि क्या प्रशासन में बदलाव के बाद भी यह समर्थन जारी रहेगा, तो इस बात पर अमेरिका के प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ये कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है, इस बात की कोई वजह नहीं है कि नया प्रशासन होने के नाते भारत के संबंध में नीति बदल जाएगी। उन्हें लगता है कि दोनों पक्ष की रुचियां काफी हद तक मेल खाती हैं। वहीं भारत सरकार के सूत्रों ने यह भी कहा है कि उनका मानना है कि भारत के प्रति अमेरिका का दृष्टिकोण द्विदलीय रहा है और आगे भी इसी तरह से ही रहेगा। उन्होंने इस वर्ष 15 अगस्त से जो बिडेन द्वारा दिए गए बयानों के बारे में भी बताया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बाइडेन ने कहा था कि वह इस क्षेत्र में और सीमाओं के साथ आने वाले खतरों का सामना करने के लिए भारत के साथ खड़ा रहेंगे। उन्होंने व्यापार के विस्तार और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों को साथ लेकर चलने का भी वादा किया था। तो अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में मतगणना संपन्न होने को है। यहां डेमोक्रेट पार्टी उम्मीदवार जो बाइडेन और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई कांटे की टक्कर में यह चुनाव बाइडेन कमला हैरिस की झोली में जाता दिख रहा है। इन सब के बीच सवाल उठ रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार नई बाइडेन प्रशासन के साथ काम करने को तैयार है। ये अहम सवाल इस समय उठ रहे हैं और लगातार इस मसले को लेकर चर्चाओं का बाजार भी काफी गर्म है। और इस मुद्दे पर तमाम चर्चा के लिए अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार सह रक्षा विशेषज्ञ अनिल गौड़ जी इस समय लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अनिल जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, अमेरिका में देखिए राष्ट्रपति चुनाव संपन्न होने को है और लगभग जीत जो है वो फाइनल ही नजर आ रही है। जो बाइडेन की झोली में ही जीत जाती हुई नजर आ रही है। सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि क्या मोदी सरकार जो बाइडेन के साथ काम करने के लिए इस समय तैयार नजर आ रही है? क्या कुछ नीतियों में अब बदलाव हो सकता है? सोनाली जी, सबसे पहले एक चीज आपको समझनी होगी कि अमेरिका का जो जिस हिसाब से उनका एक स्ट्रेटेजिक आउटलुक होता है वो प्रेसिडेंट्स के आने जाने से नहीं चेंज होता। वो एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनकी जो वो तय करती है, इनके थिंक टैंक्स जो हैं वो तय करते हैं, फौज के साथ बैठ के स्ट्रेटेजिक थिंक टैंक्स वगैरह सारे बैठ के, और वो ये नीतियां 20 साल 25 साल 30 साल पहले वाले की आगे की बना के रखते हैं। और उसमें हर एक कंट्री जो है विश्व की, चाहे वो हिंदुस्तान है, चाहे आप सिंगापुर ले लीजिए, चाहे आप मलेशिया ले लीजिए, चाइना ले लीजिए, जापान ले लीजिए, कोई भी ऐसे मुल्क हैं, उनका वो सारा विश्लेषण जो है उसके प्रोज कॉन सारा कुछ वो सारी जो है वो बना के रखते हैं। और जो भी प्रेसिडेंट आते हैं वो उसी के बीच में ही तकरीबन काम करते हैं। अब कुछ एक नीतियां होती हैं जो बाद में बनती हैं, जैसे एक प्रेसिडेंट ने आगे कोई एग्रीमेंट, जैसे क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट का ले लें, जैसे एक ने आगे किया तो दूसरे ने आगे उसमें से वॉकआउट कर दिया। ये नीतियां स्ट्रेटेजिक थिंक टैंक की नहीं होती, ये नीतियां होती हैं जो जिस हिसाब से मतलब कि एक प्रेसिडेंसी के अंदर आई बात ये, तो उसमें अगर एक नीति ले ली तो वो, पर जो ओवरऑल जो नीति है वो साथ वैसे ही चलती है। हिंदुस्तान जो है आप देखिए, डेमोक्रेट्स हो चाहे रिपब्लिकन हो, अमेरिका के साथ जो है उसके अगर आप मैं कहूंगा जहां जब पहले यूपीए की गवर्नमेंट थी आप वहां से ले लीजिए, अभी तक जो है अमेरिका के साथ एक घनिष्ठ तरीके के साथ हमारे जो सारे मामले हैं वो हो रहे हैं। चाहे आप डिफेंस ले लीजिए, चाहे ट्रेड ले लीजिए, चाहे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ले लीजिए, चाहे डेमोक्रेसी, कुछ भी ले लीजिए आप, उसके अंदर एक तकरीबन एक समानता आ रही है कि भाई हमें जो है अमेरिकन के साथ चलना है। अमेरिका ये सोच रहा है कि उसने हिंदुस्तान को साथ लेके चलना है, क्योंकि एशिया के अंदर, यूरो एशिया जिसको कहते हैं, उसके अंदर एशिया के अंदर हिंदुस्तान को अमेरिका जो देखता है वो एक देखता है उभरता हुआ सुपर पावर, और जो चाइना और बाकी जो ये नॉन डेमोक्रेटिक पावर्स हैं उसके खिलाफ खड़े होने के लिए ये वो है।
अब पाकिस्तान एक था बीच के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ लगता था, उस टाइम रशियंस आ गए थे उसके अंदर और रशियंस को बाहर निकालना था, इसलिए पाकिस्तान के साथ अमेरिका लग गया था। और उससे पहले हमारी नीतियां थी नॉन अलाइनमेंट की, जी। तो ये एक थी। और अब पाकिस्तान के साथ आप देख रहे हैं उनका नाता जो है वो खत्म कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि पाकिस्तान जो है एक मुल्क ऐसा है कि वो आतंकवाद को देने वाला है। ओसामा बिन लादेन भी उनके उधर ही मिला सब कुछ। तो अब उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि ये एक धोखेबाज देश है, इसके साथ ज्यादा नहीं संबंध रखते। पर क्योंकि अभी भी फंसे हुए हैं वो अफगानिस्तान में, इसलिए तो हिंदुस्तान के साथ में मोदी जी का जो ट्रंप के साथ रिलेशनशिप था, मेरे को पक्का यकीन है कि वो जो बाइडेन जी के साथ भी वही रहेगा। और आने वाले अगर मोदी जी के बाद अगली सरकार किसी और हमारे प्रधानमंत्री बनते हैं, उनके भी जो रिश्ते हैं अमेरिका के साथ बहुत अच्छे रहेंगे। क्योंकि अमेरिका अब जो है, आप देखिए आस्ते आस्ते जो है हमें डिफेंस कोऑपरेशन से लेकर हर चीज के अंदर, हर सूबे के अंदर हिंदुस्तान को पूरा का पूरा साथ दे रहा है और हिंदुस्तान जी, को अपने साथ लेके चलने वाला है। बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया अनिल जी, आप हमारे साथ जुड़े तमाम चर्चा के लिए। और इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं, जो कि केरल से आ रही है। आपको जानकारी दे दें कि आईयूएमएल विधायक एमसी कमरुद्दीन को गिरफ्तार किया गया है। धोखाधड़ी के मामले में विधायक कमरुद्दीन गिरफ्तार किए गए हैं, जानकारी इस समय मिल रही है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के विधायक है कमरुद्दीन, जिन्हें धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। फैशन गोल्ड ज्वेलरी के अध्यक्ष भी हैं कमरुद्दीन, और आज उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है, धोखाधड़ी के मामले में ये गिरफ्तारी हुई है। केरल से इस वक्त की बड़ी खबर, आईयूएमएल विधायक एमसी कमरुद्दीन को गिरफ्तार किया गया है। धोखाधड़ी के मामले में विधायक एमसी कमरुद्दीन की ये गिरफ्तारी की गई है। जानकारी मिल रही है कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के विधायक कमरुद्दीन को धोखाधड़ी के केस में गिरफ्तार किया गया है। फैशन गोल्ड ज्वेलरी के अध्यक्ष भी हैं एमसी कमरुद्दीन, जिन्हें आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। धोखाधड़ी के एक मामले के तहत उनकी ये गिरफ्तारी हुई है। केरल से इस वक्त की बड़ी खबर एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। विधायक एमसी कमरुद्दीन को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। धोखाधड़ी के मामले में ये गिरफ्तारी की गई है। और आइए अब अगली खबर का रुख करते हैं। बिहार में लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव, लोकतंत्र के इस त्योहार में महिला मतदाता अक्सर निर्णायक भूमिका निभाती रही हैं। पिछले चुनाव की बात करें तो महिला मतदाता बड़ी संख्या में वोटिंग के लिए आगे आई थी। इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के वोटर्स से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के दौरान छपरा में छठ पूजा का जिक्र करते हुए बिहार की छठ व्रती महिलाओं को संबोधित किया था। पीएम ने कहा था कि कोरोना काल में आप लोगों को छठ पूजा कैसे मनाएं, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। पीएम मोदी ने कहा था, माँ तुम छठ की पूजा करो, तैयारी करो, दिल्ली में तुम्हारा बेटा बैठा है, आपका बेटा दिल्ली में बैठा है, आप तो बस छठ पूजा की तैयारी करो। इतना ही नहीं, पीएम ने ये भी कहा था कि जब छठी मैया की पूजा के दौरान गंगा जी के किनारे हजारों महिलाओं की भीड़ जुटती है तो उनकी सबसे बड़ी जरूरत होती है साफ गंगा जी का पानी, स्वच्छता। तो क्या पीएम मोदी का लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर भावुक करने वाला भाषण बिहार की महिलाओं के दिल को छू गया है? क्या इसलिए वे तीसरे और आखिरी चरण के मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं? ये तमाम सवाल इस समय खड़े हो रहे हैं, क्योंकि आज जब आखिरी चरण के चुनाव और मतदान के लिए महिला मतदाताओं की भीड़ दिखाई दी तो ये सवाल खड़े होने लगे कि आखिर कैसे सीएम नीतीश और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का इतना अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है। महिला मतदाताओं की संख्या में काफ़ी इजाफा हुआ है। बढ़ चढ़कर महिलाओं ने आज के मतदान में हिस्सा लिया है, जो कि एक अच्छा संकेत है, अच्छी बात है। बिहार में लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव, लोकतंत्र के इस त्योहार में महिला मतदाता अक्सर ही निर्णायक भूमिका निभाती रही हैं। पिछले चुनाव की बात करें तो महिला मतदाता बड़ी संख्या में वोटिंग के लिए आगे आई थी और ऐसा ही इस बार भी देखने को मिला है। बड़ी संख्या में महिला मतदाताओं ने वोटिंग में हिस्सा लिया है, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, अपने मत का प्रयोग किया है, मताधिकार का प्रयोग किया है। और ये अपील राज्य के सीएम नीतीश कुमार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। उन्होंने छठ पूजा को लेकर भी भावुक अपील की थी। बिहार की महिलाओं को उन्होंने अपने संबोधन के दौरान खास तौर पर संबोधित किया था और उसका असर, शायद यही उसका ही असर है कि इतनी बड़ी संख्या में इस बार महिला मतदाताओं ने मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है।
आपको जानकारी दे दें कि इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम नीतीश कुमार और गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के वोटर्स से मतदान में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की थी। खासकर महिला मतदाताओं को भी ये कहा गया था, उनसे अपील की गई थी कि इस बार के मतदान में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, और ऐसा ही हुआ है, जैसा कि आज हमने तस्वीरें भी देखी। और इस मसले पर चर्चा के लिए अमित त्रिपाठी, बीजेपी के प्रवक्ता, इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी, किस तरह से इसे आप देख रहे हैं? देखिए, आज हमने तस्वीरें देखी हैं, बड़ी संख्या में महिला मतदाताओं ने आज मतदान किया है, अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। बिहार के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, इसको किस तरह का संकेत माना जाए? देखिए, ये बिल्कुल जिस तरीके से आज वोटिंग परसेंटेज में बढ़ोतरी हुई है, ये बिल्कुल दर्शाता है कि जिस तरीके से नीतीश जी ने पिछले 15 सालों में काम किया है, उस पे जनता को भरोसा है। उस सुशासन की जो बात हमारी सरकार करती आई है, उस पे ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आज जनता उत्साहित है कि सरकार, वही सरकार हमें चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से झूठ और फरेब की को देखते हुए आज जिस तरीके से वोट परसेंटेज है, आपको मैं बहुत ही जिम्मेदारी से बताना चाहता हूं कि फिर से जब 10 तारीख को नतीजे आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश जी के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। और आज जिस तरीके से इस विधानसभा चुनाव में भी जिस तरीके से आपने देखा कि झूठ पे राजनीति की गई है, उसको भी करारा जवाब 10 तारीख को जनता देगी। ठीक है अमित जी, और ऐसा भी माना जा रहा है, राजनीतिक विशेषज्ञों का ये कहना है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में बिहार की माताओं को संबोधित किया था, छठ पूजा जो महिलाएं करती हैं उनको संबोधित किया था, भावुक अपील की थी, और उसी अपील का ये नतीजा है कि आज महिला मतदाता काफी संख्या में बाहर निकली और बढ़ चढ़कर उन्होंने मतदान किया है। तो यही माना जाए कि पीएम की भावुक अपील का असर नजर आ रहा है। देखिए, मैं कहना चाहता हूं, जब से 2014 के बाद से हमारी सरकार बनी है, तब से मोदी जी ने एक योजना चलाई थी जो सबसे ज्यादा अभी तक ही उसको सराहा जा रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्योंकि जिस तरीके से लगातार बेटियों पर अपराध हुआ करते थे, उसके लिए कोई सुनवाई नहीं होती थी। आज मोदी जी के आने के बाद जिस तरीके से महिलाओं का शोषण बंद होने का काम हो रहा है, तो ये बिल्कुल मोदी जी की आवाज को तो जनता सुनती है, महिलाएं हो, बच्चे हो, जो भी अगर मोदी जी कहते हैं तो जानती हैं, आप सुनते ही सुनते हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ा जरूर कारण है। और आज महिलाओं ने मतदान किया है, जनता ने मतदान किया है, और सभी मतदाता को भी मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं कि आपने सुशासन के लिए वोट दिया है, आपने एक फिर विकास के लिए वोट दिया है, जिसके लिए तहे दिन से बिहार की जनता का स्वागत, साधुवाद। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमित त्रिपाठी जी, आप हमारे साथ जुड़े तमाम चर्चा के लिए। तो बिहार में लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव, लोकतंत्र के इस त्योहार में महिला मतदाता अक्सर निर्णायक भूमिका निभाती रही हैं। पिछले चुनाव की बात करें तो महिला मतदाता बड़ी संख्या में वोटिंग के लिए आगे आई थी। बिहार के संदर्भ में हम ये बात कर रहे हैं, और इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के वोटर्स से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की थी। और साथ ही आज बड़ी संख्या में महिला मतदाताओं ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, जो कि एक अच्छा संकेत है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANP न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे।
आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश में पराली जलाने को लेकर तमाम जिलों में लगातार प्रशासन की तरफ से प्रयास किए जा रहे थे और ये कोशिश की जा रही थी कि किसी भी तरह से पराली ना जलाई जाए। और इन्हीं कोशिशों के मद्देनजर जो राज्य की विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि पराली जलाने को लेकर तमाम जिलों में प्रशासन सख्त कार्रवाई कर रहा है। किसानों पर कार्रवाई की जा रही है और सबसे पहले इन कार्रवाई को लेकर सपा जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर निशाना साधा था और अब बसपा प्रमुख मायावती ने भी योगी सरकार को घेरा है। मायावती ने शनिवार की सुबह ट्वीट के जरिए कहा कि यूपी में फैले प्रदूषण को लेकर खासकर यहां पराली जलाने की आड़ में किसानों के साथ हो रही जुल्म ज्यादती अति निंदनीय है। यूपी में फैले प्रदूषण को लेकर ये तमाम बातें जो कही गई हैं और आपको बता दें कि मायावती ने कहा है कि इससे पहले किसानों की कार्रवाई जो है वो गलत है। अखिलेश यादव ने भी इस मसले पर ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था कि पराली जलाने के नाम पर किसानों को जेलों में डालने वाले महाअनुभव बताएं कि राजनीतिक प्रदूषण फैलाने वालों को जेल कब होगी। किसान अब भाजपा का खेत खोद देंगे। ये तमाम बातें कही गई है। इस मसले पर राजनीति जो है काफी गरमाई हुई है। यूपी में पराली को लेकर इस समय राजनीति गरमाई हुई है। पराली की आग में यूपी की राजनीति गरमाई। किसानों के उत्पीड़न पर मायावती ने योगी सरकार को जमकर घेरा है। उत्तर प्रदेश में पराली जलाने को लेकर तमाम जिलों में प्रशासन सख्त कार्रवाई कर रहा है। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पुनीत मोहन इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पुनीत, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। पराली जलाने को लेकर जिस तरह से जिला प्रशासन हर जिले में अपनी सख्ती दिखा रहा है, उसको लेकर अब विपक्षी पार्टियां हावी होती हुई नजर आ रही हैं। हाँ पल्लवी, देखिए जिस तरीके से पराली जलाने को लेकर के जो 224 मुकदमे पूरे उत्तर प्रदेश में दर्ज हुए हैं और लगभग 16 ऐसे लोग किसान थे जिनको जेल भेजा गया है, उसको लेकर के अब राजनीति तेज हो गई है। क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ साथ प्रियंका गांधी और बहुजन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मायावती भी ट्वीट कर रही हैं, सरकार पर निशाना साध रही है। हालांकि इस मामले में मुख्यमंत्री ने त्वरित संज्ञान लेते हुए साफ निर्देश दिए हैं कि पराली के लिए किसानों को समझाया जाए, लेकिन उनके ऊपर किसी तरीके की कार्यवाही ना करी जाए। लेकिन मुख्यमंत्री का आदेश चाहे जो हो, ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश के जो अधिकारी हैं वो मनमड़ हो चुके हैं और वो मुख्यमंत्री के भी आदेश को नहीं मानना चाहते हैं। सीधे तौर पर कहीं ना कहीं किसान हितैषी खुद को कहने वाली बीजेपी सरकार पर अब आरोप लग रहे हैं कि किसान विरोधी कार्य हो रहे हैं। जिस तरीके से 224 मुकदमे दर्ज हुए हैं और दर्जनों किसान के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं और 224 मुकदमे दर्ज किए गए हैं, अब इनका निस्तारण कैसे होगा, एक अहम सवाल है। आखिर समझाया क्यों नहीं जा सकता किसान को? समझाना भी तो एक सीधे तौर पर प्रारूप है कि समझा करके कई ऐसे अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश के जिन्होंने केवल समझा करके ही अपने जिले में किसानों को पराली नहीं जलाने दी, लेकिन कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। अब ऐसे में विपक्ष सवाल उठा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए हैं, लेकिन अब देखना होगा कि आगे अगर कोई किसान पराली जलाता है तो क्या उसके ऊपर फिर से कार्रवाई होगी या मुख्यमंत्री के इस आदेश को अधिकारी मानेंगे। जी ठीक है, आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे पुनीत। देखिए, अगर किसान पराली ना जलाए तो इसके अलावा सरकार ने उन्हें क्या सुविधा दी है या उनकी क्या मदद की जा रही है कि पराली की समस्या का निस्तारण कैसे हो?
देखिए, अगर हम पराली की समस्या के निस्तारण की बात करें तो सरकार के पास इसको लेकर के किसी भी तरह की कोई रूपरेखा नहीं है। आज नहीं, वर्षों से इस पर तमाम तरीके के प्रयोजनाएं बनी कि पराली का इस तरीके से यूज किया जाएगा, इस तरीके से यूज किया जाएगा, लेकिन अमल में कोई भी चीज नहीं आई है। समस्या जस की तस है। पराली की याद तभी सरकार को आती है जब जाड़ा शुरू होता है और सीधे तौर पर वो परेशान होने लगती है, क्योंकि पराली जलाने से प्रदूषण बढ़ता है। लेकिन अगर बात करें, आज तक इसका एक समुचित समाधान नहीं निकाला गया है, चाहे वो सपा की सरकार रही हो या बसपा की सरकार रही हो या भाजपा की सरकार है। आज तक कोई समुचित समाधान नहीं है कि आखिर किसान पराली ना जलाए तो आखिर उस पराली का करे क्या। जी बिल्कुल, देखिए इस समस्या का निस्तारण हो नहीं रहा है और लगातार पराली जलाने से रोका जा रहा है किसानों को। क्या वाकई में यूपी में इस बार पराली नहीं जलाई गई है? जमीनी हकीकत क्या कुछ कहती है? सरकार की तरफ से अभियान तो चलाया गया था, ये अभियान कितना सफल हुआ है इस बार यूपी में? देखिए पल्लवी, अगर हम अभियान की बात करें तो कहीं ना कहीं इसमें सफलता हासिल हुई है, क्योंकि अगर आंकड़ों की बात करें तो पिछली बार से इस बार काफी कम पराली जलाई गई है। लेकिन सवाल वही आकर के खड़ा होता है कि आखिर किसान पराली ना जलाए तो उसका करे क्या। सीधे तौर पर कहीं ना कहीं पराली निस्तारण की एक नीति बनानी होगी, और जिस तरीके तमाम तरीके के ऐसे प्रायोजन बताए जा रहे थे जिसमें पराली का यूज हो सकता था, पराली से कुछ बनाया जा सकता था या पराली का उपयोग कहीं पर किया जा सकता था, तो अब उसे असली जामा पहनाने का वक्त आ गया है। किसान के लिए पराली एक बहुत बड़ी समस्या है, उसको जलाना उसकी मजबूरी होती है, लेकिन उसके सदुपयोग समझा करके कहीं ना कहीं सरकार किसानों को इस बार मनाने में सफल हुई है। लेकिन उनको जो आश्वासन दिया गया है कि पराली जलाने की समस्या का संपूर्ण निस्तारण होगा, उस पर अब सरकार को काम करना ही होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो पराली की समस्या को लेकर लगातार यूपी में विपक्ष जो है राज्य सरकार पर हमलावर है। आइए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली सरकार ने निजी अस्पतालों में आईसीयू बेड्स की कमी को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आपको ये हम अहम जानकारी दे रहे हैं। आपको बता दें कि कोरोना का एक बार फिर से तीसरी लहर दिखाई दे रही है और इसको लेकर हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल सरकार के फैसले को पलट दिया था। सरकार चाहती थी कि निजी अस्पतालों में 80% बेड आईसीयू बेड की तरह रिजर्व रखे जाएं। हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल सरकार के फैसले को पलट दिया था। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने इस पूरे मसले पर कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दायर की है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में आईसीयू बेड्स अब भी उपलब्ध हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार रईसों को निजी अस्पताल में भर्ती होना ही बेहतर लगता है, इस वजह से वहां आईसीयू बेड्स की कमी हो गई है। वहीं जैन ने कहा कि चूंकि संपन्न लोग सरकारी अस्पतालों के बजाय निजी अस्पतालों को प्राथमिकता देते हैं, इसलिए उन्हें निजी अस्पतालों में दिक्कत हो रही है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने 14 प्राइवेट अस्पतालों में बेड बढ़ाने के आदेश जारी किए हैं। इन नए आदेशों के बाद 14 अस्पतालों को 50% कोविड के लिए रिजर्व करने को कहा गया है। कोविड बेड दिल्ली सरकार के अस्पतालों में और अलॉट किए हैं, जिसमें 110 आईसीयू बेड भी शामिल है। इसी के साथ साथ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 685 कोविड बेड बढ़ाए गए हैं। तो कुल मिलाकर कल 1185 बेड्स हॉस्पिटल्स में और बढ़ाए गए हैं। साथ ही साथ जो दिल्ली सरकार ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कोविड बेड 80% आईसीयू के बेड रिजर्व किए थे, जिसको हाई कोर्ट ने रोक दिया था ऑर्डर को, उसके लिए दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई है, एसएलपी दायर की है। सर, लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि केसेस और ज़्यादा भी पीक और ज़्यादा ये आ सकता है? क्योंकि अभी पिछले नहीं, देखिएगा, हमें जो अभी तक का एक्सपीरियंस है, पिछले 8 महीने का एक्सपीरियंस है, 3 बारी तीसरा पीक चल रहा है। फर्स्ट पीक जून में आया था 23 जून को, सेकेंड पीक 17 सितंबर को, और थर्ड पीक मुझे लगता है कि आप कह सकते हैं कि जो आज जो 7000 का हम कह रहे हैं, ये शायद ये पीक ही होना चाहिए, इसके बाद डिक्लाइन जाना चाहिए। सत्येंद्र जैन को आपने सुना। कोरोना को लेकर तमाम बातें उनके द्वारा कही गई हैं। आपको यह अहम जानकारी हम दे रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने निजी अस्पतालों में आईसीयू बेड्स रिजर्व करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। एक एसएलपी दायर की गई है दिल्ली सरकार की तरफ से। हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल सरकार के फैसले को पलट दिया था और अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा अरविंद केजरीवाल की सरकार ने खटखटाया है। सरकार चाहती है कि निजी अस्पतालों में 80% बेड आईसीयू बेड की तरह रिजर्व रखे जाएं और इसके लिए एसएलपी दायर कर दी गई है। सत्येंद्र जैन का बयान भी आपने सुना है। तमाम जानकारी उन्होंने इस बाबत पहुंचाई है। तो दिल्ली सरकार ने निजी अस्पतालों में आईसीयू बेड्स रिजर्व करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल सरकार के फैसले को पलट दिया था। सरकार चाहती थी कि निजी अस्पतालों में 80% बेड आईसीयू बेड की तरह रिजर्व रखे जाएं। अब इसके लिए अरविंद केजरीवाल सरकार ने एक और कदम उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। आपको जानकारी दे दें कि लगातार दिल्ली में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ते जा रहे हैं और इसी को लेकर समस्या केजरीवाल सरकार की बढ़ रही है, क्योंकि बेड की कमी हो रही है। और तर्क दिया गया है स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की तरफ से कि दिल्ली में जो संपन्न लोग हैं वो प्राइवेट अस्पतालों में ही जाना प्रेफर करते हैं, इस वजह से वहां पर बेड्स की कमी हो रही है। और खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव, आपसे जानकारी चाहेंगे, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है केजरीवाल सरकार ने निजी अस्पतालों में बेड की कमी को लेकर। बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से सरकार ने पहले राजीव की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, तो ये अहम खबर दिल्ली से, जहां निजी अस्पतालों में आईसीयू बेड्स रिजर्व करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा सरकार ने खटखटाया है। और बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANP न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर दिल्ली से है, जहां लेड स्मेल्टर के मजदूरों ने हिंदुस्तान जिंक कंपनी के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। इस कंपनी में तैनात सभी मजदूर लेड बीमारी से ग्रसित हैं। इस दौरान काफी मजदूरों की मौत भी हो चुकी है, लेकिन इस बीमारी का कंपनी की तरफ से कोई इलाज नहीं कराया गया है, जिसको लेकर कर्मचारी धरने पर बैठे हुए हैं। स्मेल्टर के कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि इस मामले में राजस्थान के DM से भी शिकायत की गई, लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। राजस्थान के राजसमंद जिला के उदयपुर, राजस्थान के राजसमंद जिले के दरीबा, जहां हिंदुस्तान जिंक स्मेल्टर हैं, उसमें लेड प्लांट है, वहां हम कार्यरत हैं। वहां हम 10 वर्षों से काम कर रहे हैं और हमारे ब्लड में लेड की मात्रा ज़्यादा आने की वजह से हमें यहाँ दिल्ली आना पड़ा
और हमारे से 10 सालों से हम वहाँ काम कर रहे हैं और हमारे से हर वर्ष 4 बार हमारे से ब्लड की रिपोर्टें ली जाती है और हमें वो रिपोर्टें हमारे से छुपाई गई है, जिन रिपोर्टों में हमारे ब्लड में काफ़ी मात्रा में लेड की मात्रा है। हम ये चाहते हैं कि हमारी रिपोर्टें हमारे से छुपाई है तो हमें न्याय मिले और जिन लोगों ने हमारी रिपोर्टें छुपाई उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले और हमारे खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजीव तिवारी इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। राजीव, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। देखिए, एक खबर मिल रही है कि हिंदुस्तान जिंक कंपनी के खिलाफ जंतर मंतर पर मजदूरों ने प्रदर्शन किया है। इस प्रदर्शन के पीछे क्या कुछ कारण? देखिए, बिल्कुल ब्रदर जी, देखिए से हिंदुस्तान लिंक कंपनी जो है उसके जो वर्कर्स है, यानी कि जो कह सकते हैं जो मिलों के अंदर काम करते हैं, वो कहीं ना कहीं अब दिक्कतों के अंदर है, क्योंकि जो उनका मेडिकल सुविधा होती है वो उन तक नहीं मिल पा रही थी, जिसकी वजह से यहाँ तक कि उनका जो चेकअप होता है, यानी कि रूटीन जो चेकअप होता है, यहाँ तक कि उनको उनकी रिपोर्ट भी नहीं दी जाती थी। तो कहीं ना कहीं ये जरूरत है, उसके अंदर जो मजदूर थे वो कहीं ना कहीं काफी हद तक मर भी चुके हैं और उसी को लेकर ही वो अपने जंतर मंतर पर आए थे और केंद्र सरकार से गुहार करने की कोशिश की थी कि राजस्थान के अंदर जो भी सरकार है वो उनकी मांगे को नहीं मान रही है, यहाँ तक उनको मेडिकल सुविधाएं भी नहीं मिल रही है। उसको लेकर ही जंतर मंतर तक आए थे और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से गुहार लगाने के साथ साथ ये भी जांच करने की मांग कर रहे हैं कि जो राजस्थान सरकार है वो उन तक की उनकी जो मांगे हैं, यानी कि उनको जो मेडिकल सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए या फिर उनको सरकार कहीं ना कहीं मदद करे। मगर जिस तरीके से जो हिंदुस्तान लिंक कंपनी है वो कहीं ना कहीं रिपोर्ट के अंदर कहीं ना कहीं लिपापोती करती नजर आ रही है, क्योंकि उनके अंदर जो दिक्कतें आ रही है मजदूरों को वो यही है कि कंपनी उनके साथ कॉर्पोरेट नहीं कर रही है और उनकी जो दिक्कतें हैं यानी कि मेडिकल सुविधाएं वो नहीं मिल पा रही हैं। जी बिल्कुल, और जो बताया जा रहा है कि वो लेड जैसी बीमारी से ग्रसित हो गए हैं, तो क्या उनका इलाज कंपनी की तरफ से नहीं कराया जा रहा? राजीव, देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से बात करें जो उन लोग वर्करों ने यहाँ पे जंतर मंतर पर बताया कि जो कंपनी है यानी कि हिंदुस्तान जो कंपनी है लिंक, जो वो कहीं ना कहीं जो उनकी जो मेडिकल सुविधाएं थी, यानी कि जो रूटीन चेकअप होता था, वो रूटीन चेकअप की जो उनकी रिपोर्ट होती थी वो उन तक नहीं दी जाती थी, जिसकी वजह से उनको यही नहीं पता लगता था कि वो कितने बीमार हैं या फिर कितना उनको अंदर कमजोरी महसूस हो रही है। मगर जब उनको ज्यादा तकलीफ आने लगी और वो कहीं ना कहीं बाहर आए, यानी कि प्राइवेट चेकअप करवाया, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर इतने बड़े सिम्टम महसूस हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है। मगर उनको अभी भी कह सकते हैं जो उनकी परेशानियां हैं वो तक की मच वही बनी हुई है और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि राजस्थान सरकार से या फिर हिंदुस्तान लिंक कंपनी जो है वो कहीं ना कहीं उनकी जो मेडिकल सुविधाएं हैं, यहाँ तक कि जो मजदूर मरे हैं उनको मुआवजा भी मिले। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजीव, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो दिल्ली की ये खबर एएनबी न्यूज़ ने आप तक पहुंचाई कि कैसे हिंदुस्तान जिंक के जो कर्मचारी हैं, जो मजदूर हैं, वो आज धरने पर बैठ गए हैं। बताया जा रहा है कि कंपनी की तरफ से तमाम तरह की सुविधाएं उन्हें नहीं दी जा रही हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। कोरोना संक्रमण ने साल पटाखा मार्केट समेत अन्य व्यापारियों की कमर तोड़ कर रख दी है। दिवाली पर व्यापारी इस माल को खपाने में लगे हैं, लेकिन उनका कहना है कि ग्राहक नहीं होने से यह माल फिर से डंप हो सकता है। अगर अगले 2 से 3 दिन में स्थिति नहीं सुधरी तो पटाखे जो हैं वो औने पौने दाम में बेचने पड़ सकते हैं। वहीं दिवाली से पहले ही देश के कई राज्यों में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली और राजस्थान समेत कई राज्यों में पटाखों पर बैन लगा दिया गया है। इसके अलावा भी साजो सामान की सामग्रियों की खरीद फरोख्त में खासी कमी आई है। फुटकर व्यापारियों के हाल बेहाल है और उन्हें अपने नुकसान का डर भी सता रहा है। हालांकि चाइनीज आइटम्स का बहिष्कार होने के चलते स्वदेशी सामानों की बिक्री बढ़ने की उम्मीद है। इसलिए व्यापारियों को अभी भी एक उम्मीद बनी हुई है कि कहीं ना कहीं से किसी तरह से जो व्यापार है वो एक बार फिर से बढ़ सके। इस बार उम्मीद तो इसलिए कर रहे हैं कि चाइनीज़ आइटम का बहिष्कार कर रहे हैं और कोरोना से थोड़ा हमारे भी इस बार बहुत वो पड़ा है। तो फिर भी चलो भाई, देश की दीपक है, अपने खुद भारत के लोग हैं, बना रहे हैं, तो लोगों को रुचि रहेगी तो अच्छा रहेगा। हमारे भी दीपक बिकेंगे तो हमारे भी परिवार। धंधा मंदा है अभी तक तो मंदा है, अब आगे देखो क्या होता है। तो हर प्रकार का वेरिएंट है आपके पास? हाँ, अभी वेरिएंट हर प्रकार का है। कि पहले क्या है, चाइनीज आइटम थे वो तो बिल्कुल बहिष्कार कर दिया हमने। 2 साल से बिल्कुल एकदम आपको दिखेगा भी नहीं हमारे पास। पहले फिर भी चाइनीज आइटम आते थे तो डिमांड थी, अब तो बिल्कुल बंद कर दिया हमने। हम तो अब खुद अपनी चीज़ बना रहे हैं।
अब तो हम हाथों की बनाते हैं और खुद बना के बेचते हैं। कितने से कितने रुपए तक है, कम से ज्यादा? दीपक 50 पैसे से लेके आपको 10 रुपये, 5 रुपये, 20 रुपये तक का दीपक मिल जाएगा। उम्मीद है कि इस बार अच्छा हो जाएगा। उम्मीद है कि अब की बार अच्छा है, और लोगों को क्या है, थोड़ा ये है कि प्रसार भी हो जाए ना, तो लोगों को रुचि रहेगी कि दीपक हर घर में जले। हमारा तो परदादा और सब कम से कम 90-100 सालों से चला मना रहे। इस बार कैसा धंधा है? कोरोना भी है, महंगाई भी है, कैसा चल रहा है इस बार? अब इस बार तो दिवाली भी पता चलेगा कमजोर रहेगी क्या अच्छी रहेगी। आप लोगों के पास डिमांड आ रही है दियों की, सामानों की? अभी तो आ रही है डिमांड, दुकानदार तो। अच्छा, पहले के बराबर ही आ रहे हैं? हाँ। क्या कम आ रहे हैं? नहीं, माल तो पहले के बराबर ले जा रहे हैं लोग बाग बेचने के लिए। अच्छा। पर वो बिकेगा या नहीं बिकेगा तो दिवाली बाद में पता चलेगा उसका। तो महंगा जा रहा है सामान या नहीं? वही भाव जा रहा है अभी तो। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ जयपुर से हमारे संवाददाता संदीप अग्रवाल इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संदीप, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे, किस तरह का व्यापार इस समय देखने को मिल रहा है? जयपुर की ही बात कर लेते हैं, दिवाली आने वाली है तो किस तरह से व्यापारियों को वहां पर अभी मार्केट मिल पा रहा है? क्या ग्राहकों की संख्या बढ़ी है या कोरोना के कारण दिवाला निकला हुआ है? बिल्कुल पल्लवी, ये कह रहे हो आप, किस प्रकार से कोरोना महामारी ने सबके हाथ खड़े करवा दिए हैं। और अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि दीपावली त्योहार जो है देश का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है, और राजस्थान सरकार ने पटाखों पर बैन लगा दिया है। राजस्थान सरकार का मानना है, मेडिकल विभाग का मानना है कि पटाखों से निकलने में धुएं से प्रदूषण ज्यादा फैलता है और संक्रमण का जो खतरा है वो और ज्यादा गुना बढ़ जाता है। ऐसे में अच्छी अगर हम बात करें तो दीपावली के त्योहार पर वैसे नॉर्मली वे में अच्छी खासी रौनक देखने को मिलती है बाजारों में, लेकिन इस बार पूरे बाजार फीके हैं। पटाखों बैन लगने के साथ साथ ही चाइनीज जो आइटम है या यूं कहें कि सजावटी जो सामान है उनकी बिक्री में भी कमी आई है। लोग घरों से बाहर नहीं निकलना चाहते क्योंकि और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपील भी की है कि घर पे बिना पटाखों की दिवाली मनाएं। ऐसे में सारा जो व्यापार है वो पूरा ठप हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं एक आस जगी है कि आने वाले समय में अगर ये सावधानी बरतेंगे तो कोरोना खत्म होगा और उसके साथ आगे के जीवन जिया जाएगा। पल्लवी। बिल्कुल संदीप, देखिए उम्मीद तो है, लेकिन अगर हम बात अन्य व्यापार की करें, चाहे वो साजो सामान का हो, लाइटिंग्स का हो या दीपक का जो व्यापार है, इनकी फिलहाल क्या कुछ स्थिति है? चूंकि इस बार चाइनीज आइटम का बहिष्कार किया जा रहा है, ऐसे में जो स्वदेशी बनाते हैं, जो स्वदेशी सामान बनाते हैं, क्या उनको भी उम्मीद है कि किसी तरह से इस बार व्यापार अच्छा होगा? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं पल्लवी कि जिस प्रकार से पहले भी चाइनीज आइटम बहुत ज्यादा काम में लिए जाते थे, विशेषकर सजावटी आइटम जो हैं चाइनीज के उनको ज्यादा यूज किया जाता है, लेकिन इस बार स्वदेशी अपनाओ, जैसे प्रधानमंत्री मोदी का भी नारा रहा है कि स्वदेशी अपनाओ, उसमें ऐसे में लोगों ने अमल करना शुरू कर दिया है। और लगभग जहां तक हम देख पाए हैं मार्केट में वो स्वदेशी मिट्टी के बने दिए ही खरीदने की लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आ रही है सामने कि जो चाइनीज आइटम के जो भंडार हुए थे या सजावटी सामान के जो थोक विक्रेता थे उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, उनकी कमर टूट सी गई है। और मुख्यमंत्री साफ निर्देशित भी कर दिया है कि किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं बरती जाए। कोरोना संक्रमण के बीच स्वदेशी अपनाएं, सुरक्षित रहें, घर पर रहें। पल्लवी। बिल्कुल, और ये भी आपसे जानकारी चाहेंगे संदीप, देखिए लगातार कहा जा रहा है कि स्वदेशी अपनाएं, लेकिन लोगों की क्या कुछ राय है? क्या लोग जो हैं वो स्वदेशी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं या अभी भी चाइनीज आइटम्स के पीछे ही लगे हुए हैं? देखिए पल्लवी, पिछले कई दिनों से या यूं कहें कई सालों से स्वदेशी अपनाओ, भारत बचाओ के कई अभियान ऐसे नारे सामने आए हैं, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। ऐसे में आम जनता जो है, पब्लिक जो है, उनको नहीं मानती थी, लेकिन इस बार जब कोरोना महामारी आ गई और उसमें भी अब पब्लिक की अपील की जा रही, लगातार अपील की जा रही थी। अब ऐसे में पब्लिक जो है वो लगातार कहीं ना कहीं ये सोच रही है कि स्वदेशी अपनाना ही उचित रहेगा, क्योंकि बाहर के सामान से आने वाला एक कोरोना वायरस जो है वो चीन से आया, विदेश से आया बताया जा रहा है। ऐसे में आज चाइनीज आइटम के साथ भी कोरोना की एक दहशत कहीं ना कहीं है कि कोई ना कहीं चाइनीज आइटम खरीदेंगे तो वो कोरोना की चपेट में आ जाएगी। ऐसे में आम जनता जो है डरी भी हुई है, लेकिन सतर्क भी है और स्वदेशी अपनाने के लिए तैयार है। और आज की अगर बात करें तो आज भी मार्केट में पब्लिक स्वदेशी अपनाने के लिए ही तैयार है। पब्लिक सराफा बाजार की क्या कुछ स्थिति है संदीप? देखिए दिवाली का समय है और अक्सर लोग ऐसे में सोने चांदी के आभूषणों की खरीद करते ही हैं, लेकिन चूंकि कोरोना है, लोगों के पास रोजगार नहीं रहा, कई लोग ऐसे हैं जो इस समय बेरोजगार होकर घर पर बैठे हुए हैं। ऐसे में क्या सराफा व्यापारियों को उम्मीद है कि इस बार उनका मार्केट अच्छा होगा? बिल्कुल पल्लवी, देखो ये बात सही है कि पहले की तुलना में मार्केट में कमी आई है। शराब बाजार की, सोने चांदी की बात करें, गहनों की बात करें, क्योंकि दीपावली के त्योहार पर मान्यता है कि सोने चांदी के आभूषण खरीदे जाते हैं और दीपावली उन्हीं नए आभूषणों से बनाई जाती है, उनकी पूजा की जाती है। लेकिन इस बार जब कमर टूट चुकी है, कोरोना महामारी ने सब कुछ तहस नहस कर दिया है और जो व्यापारी वर्ग था
या फिर ये कहें कि जो मिडिल क्लास के थे उनके धंधे चौपट हो गए हैं, तो कमी जरूर आई है। लेकिन ये जरूर है कि भाई कुछ एक जो बड़े ओहदे के आदमी हैं या यूं कहें जिनका लेवल हाई लेवल के क्वालिटी में आते हैं वो खरीदेंगे, लेकिन वो व्यापार जो पहले होता था उसकी तुलना में बहुत कम हो गया है। वाला है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। अभी इस समय देहरादून से हमारे संवाददाता प्रतीक पाठक फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे उत्तराखंड का हाल जान लेते हैं कि किस तरह से वहां पर व्यापार की स्थिति है। प्रतीक, आपसे जानकारी चाहेंगे, दिवाली के मद्देनजर मार्केट की क्या कुछ स्थिति उत्तराखंड में देखने को मिल रही है? बिल्कुल पल्लवी, बताना चाहूंगा लगातार जिस तरीके से 5.0 की कोरोना की गाइडलाइंस आई थी जिसके बाद बाजारों को खोला गया है। फिलहाल दिवाली का त्योहार नजदीक है, ऐसे में बाजारों में रौनक साफ तौर पर देखने को मिल रही है। लेकिन जो बिक्री के तौर पर अगर दुकानदारों की मैं अगर बात करूं, चाहे सराफा व्यापारी हो, चाहे मिठाई की दुकानें हो या फिर कपड़े व्यापारी हो, कहीं ना कहीं मंदी का दौर कहीं ना कहीं उनको देखते हुए मिल रहा है। अगर सराफा व्यापारियों की मैं अगर बात करता हूँ तो साफ तौर पर उनका कहना है कि कोरोना काल ने काफी स्थितियां खराब की है। साथ ही जो सोना है वो सोने की काफी उछाल है, जिसके चलते कहीं ना कहीं जो उपभोक्ता है वो कहीं ना कहीं दूर बसते नजर आ रहे हैं। फिलहाल जो मात्रा जिस संख्या में वजन के हिसाब से जो सोना लिया करते थे या वो जेवर बनाया करते थे वो कहीं ना कहीं अब कम होता हुआ दिख रहा है। फिलहाल बाकी बाजारों की संख्या की अगर मैं बात करूं तो दिवाली का त्योहार काफी फीका नजर आता हुआ दिख रहा है कोरोना काल में। जी बिल्कुल, और व्यापारियों में काफी मायूसी भी होगी। ऐसे में व्यापारियों ने क्या कुछ किसी तरह की कोई मांग रखी है? क्या सरकार से कोई मांग रखी हो या फिर प्रशासन से? बिल्कुल पल्लवी, बताना चाहूंगा सरकार की तरफ से जिस तरीके से कहा गया था कि कोरोना के काल में कुछ व्यापारियों को छूट मिलेगी, इस पे फिलहाल अभी कोई छूट मिलने की अभी आशंका नहीं जताई जा रही। लेकिन व्यापारी का साफ तौर पर कहना है कि जीएसटी में अगर छूट मिलती तो कहीं ना कहीं उनको राहत का काम सरकार की तरफ से किया जाता। लेकिन फिलहाल मायूसी के तौर पर अगर देखा जाए तो दुकानदारी में काफी प्रभाव कोरोना के चलते पड़ा है और ऐसे में सरकार से साफ तौर पर व्यापारी वर्ग के लोग हैं उनका साफ तौर पर गुहार लगाते हुए कहते नजर आ रहे हैं कि अगर जीएसटी में छूट मिलेगी तो काफी राहत व्यापारियों को मिलती नजर आएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक पाठक, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो दिवाली पर कहीं कोरोना दिवाला ना निकाल दे व्यापारियों का, इस तरह की आशंका बनी हुई है। कोरोना संक्रमण के चलते जो मार्केट है, जो व्यापार है, वो काफी नीचे स्तर पर चला गया है। ऐसे में व्यापारियों की चिंता भी काफी बढ़ी हुई है। और खबर पर तमाम जानकारी के साथ चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता विनीत कपूर इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनीत, आपसे जानना चाहेंगे चंडीगढ़ और पंजाब और हरियाणा की स्थिति भी जानना चाहेंगे कि किस तरह से दिवाली के मद्देनजर यहाँ पर व्यापारियों के हालात नजर आ रहे हैं। देखिए, व्यापारियों की बात करें तो सबसे ज्यादा इस दिवाली के ऊपर कोरोना की मार जो है वो पटाखा व्यापारियों पर पड़ती नजर आ रही है। क्योंकि हम पंजाब, हरियाणा या चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या के अंदर दिवाली के सीजन में कहीं ना कहीं आतिशबाजी होती नजर आती है। लेकिन अब जिस तरह से हरियाणा सरकार की तरफ से, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आतिशबाजी पर रोक लगा दी गई है, पटाखे नहीं चलाए जाएंगे, ना ही पटाखे बेचे जाएंगे, तो पटाखा व्यापारी जो है पूरी तरह से प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि वो माल उन्होंने स्टॉक कर लिया था और उनको उम्मीद थी कि इस बार उनकी अच्छी कमाई होगी। लेकिन ये जो पाबंदी लगाई गई है इससे वो काफी निराश नजर आ रहे हैं और हालांकि विरोध भी अपने स्तर पर वो करते हुए नजर आ रहे हैं प्रशासन का और सरकार के फैसले का। दूसरा बड़ा प्रभाव जो है वो कहीं ना कहीं अगर हम गहनों की बात करें तो जो सराफा मार्केट है वो इस बार मंदी का सवार चकती हुई नजर आ रही है। क्योंकि सोने के दाम जो है, चांदी के दाम जो है वो आसमान छूते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में सराफा बाजार में ग्राहकों की कमी जो है वो बड़े स्तर पर देखने को मिल रही है। दिवाली पर अक्सर लोग जो है, दिवाली की बात करें या धनतेरस की बात करें, इस पर कहीं ना कहीं गहने खरीदते हुए नजर आते हैं। लेकिन यहाँ पर भी व्यापारी कह रहे हैं कि इस वक्त जो हालात देखने को मिल रहे हैं, चाहे करवा चौथ की बात करें या फिर दशहरे की बात करें, तो उनको मंदी का स्वाद जो है वो यहाँ पर चखने को मिला है कि इतनी ग्राहकी उनके पास नहीं पहुंची। इसी तरह से अन्य व्यापार जो है वो भी पूरी तरह से कोरोना की भेंट चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और लोग अपने घरों पर रहकर ही सीमित ढंग से कहीं ना कहीं त्योहार जो है वो मनाते हुए नजर आ रहे हैं। यानी इस बार दिवाली का जो स्वाद है वो काफी फीका रह सकता है, जिस तरह का फिलहाल रिस्पांस मार्केट के अंदर ग्राहकों को देखने को मिल रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया विनीत कपूर, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो मिली जुली प्रतिक्रियाएं हर जगह से सामने आ रही हैं और व्यापारियों को अभी भी डर है कि कहीं ना कहीं इस बार की जो दिवाली है वो उनका दिवाला ना निकाल दे। हालांकि स्वदेशी अपनाने को लेकर जिस तरह से जोर दिया जा रहा है उसको लेकर व्यापारियों में एक उम्मीद है कि स्वदेशी अगर सामान लोग खरीदेंगे तो उनको थोड़ी उनकी भी कमाई होगी और व्यापार ऊपर जा सकता है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।